हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएड लर्नर्स में। बच्चों, हम यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर अब बात कर रहे थे जनरल साइंस की क्लास के बारे में, जो स्पेशली किसके लिए थी बच्चों, रीट 2021 के लिए, जहाँ पर हम जनरल साइंस के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने सर्वप्रथम बेसिक्स क्लास को देखा कि जो सेल्स होती है उसके बारे में अध्ययन किया, सेल की खोज किसने की, सेल्स प्लांट सेल्स में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस देखा। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखा। फिर हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। तो इन दोनों की भी हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो सेल मेम्ब्रेन का था। और सेल मेम्ब्रेन में हमने जो सेल के रूपांतरण है उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की जो हमारी क्लास है वो सेल ऑर्गेनेल्स की होने वाली है, जिसमें हम जो कोशिकांग है उनका अध्ययन करेंगे। एक एक कोशिकांग को लेके चलेंगे, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ ट्रिक्स भी होगी जिसके माध्यम से आपको थोड़ा याद करवाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बच्चों, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को इस चैनल का लिंक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेल बायोलॉजी का सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसे कोशिकांग कहते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनिज एंड कंपोनेंट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कौन सा ऑर्गेन्स, जो कोशिकांग है वो कितने मेम्ब्रेनस है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट, तीन ऐसे आते हैं जो बाई मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताओ तारक काय कितनी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो आपको आंसर देना होगा उसमें कि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बाई मेम्ब्रेन की। तो देखो, जो दो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो मेनली तीन प्रेजेंट होते हैं। तीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है बच्चों न्यूक्लियस। तीन प्रेजेंट होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, माइको केंद्र। देखो, जैसे इस एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं माइको केंद्रक, ठीक है। माइको केंद्रक है तो माई से क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, को से क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और केंद्र से क्या हो जाएगा केंद्रक। तो ये तीन ही बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, किससे? ग्लाइको केंद्रक। अब बात करते हैं हम कि बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग की। देखो, ये तो हो गए द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग। अब बात करते हैं हम मेम्ब्रेन लेस बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो देखो, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होता है बच्चों? रायता, ठीक है, जिसमें रा से क्या हो जाएगा राइबोसोम, और ता से क्या हो जाएगा तारककाय। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको। हमने दो डिस्कस किए, एक तो बाई मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, और एक हमने डिस्कस किया मेम्ब्रेन लेस के बारे में। तो मेम्ब्रेन लेस के बारे में तो ये हो गया दो, ठीक है। और बाई मेम्ब्रेनस क्या हो जाएगा बच्चों? बाई मेम्ब्रेनस हो जाएगा बाई मेम्ब्रेनस हो जाएगा माइको केंद्रक। क्या हो जाएगा बच्चों? माइको केंद्रक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक झिल्ली युक्त कोशिकांग की। तो देखो, एक झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं उसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, परग्लाइस्पिरो, ठीक है। क्या? परग्लाइस्पिरो। क्या बच्चों? परग्लाइस्पिरो तीनों सूक्ष्मकाय अंदर आते गाजर लाए थे, ठीक है। क्या? परग्लाइस्पिरो तीनों सूक्ष्मकाय। तो देखो, पर से क्या हो जाएगा परोक्सीसोम, ग्लाई से क्या हो जाएगा ग्लाइओक्सीसोम, और स्पीरो से क्या हो जाएगा स्पीरोसोम। और ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? यहाँ पे जो ये तीनों के तीनों हैं ये क्या है बच्चों? ये है सूक्ष्मकाय। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। सूक्ष्मकाय ये तीनों ही क्या होती हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। अंदर से क्या हो जाएगा अंतःप्रदवी जालिका, गाजर से क्या हो जाएगा गोल्जी उपकरण, जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो हो जाएगा, और लाए से क्या हो जाएगा लाइसोसोम। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, जिसका हम
डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं, वापस से आपको रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले तो बात करते हैं हम बाई मेम्ब्रेनस की, बाई मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो बाई मेम्ब्रेन में कौन होते हैं? बाई मेम्ब्रेन में तीन होते हैं। कौन सा? माई को केंद्र है, माइको केंद्रक है। तो माँ से क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। को से क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। और केंद्र, केंद्र से क्या हो जाएगा? केंद्रक। तो ये तीन चीज़ आपको याद होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? बिना मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं उसमें क्या होता है? रायता। क्या होता है बच्चों? रायता। रा से क्या हो जाएगा? राइबोसोम। और ता से क्या हो जाएगा? तारक काय। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों किसकी? एक और ट्रिक की, जिसमें हमने क्या कहा था? पर ग्लाई स्पीरो तीनों सूक्ष्मकाय अंदर आते गाजर लाए थे, ठीक है। ये हो गया। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? देखो, पर से क्या हो जाएगा? परऑक्सीसोम। ग्लाई से क्या हो जाएगा? ग्लाइऑक्सीसोम। स्पीरो से क्या हो जाएगा? स्पीरोसोम। और ये तीनों क्या है? तीनों के तीनों क्या है? सूक्ष्म काय। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म काय के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्पीरोसोम तीनों क्या होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में अंदर, इससे क्या हो जाएगा? अंतःप्रदवी जालिका। गाजर से गोल्जी काय। और लाए से लाइसोसोम। अब आपको जब हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बाई मेम्ब्रेनस है, कौन सा यूनी मेम्ब्रेनस है और कौन सा बिना मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि अंतःप्रदवी जालिका, या फिर आपको सीधा एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा, क्या पूछा जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा बाई मेम्ब्रेनस है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको डाल देगा जो विभिन्न प्रकार के हैं, और फिर आपसे उससे उससे आपको आंसर निकलवा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखने हैं कि जो बाई मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं, यूनी मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं, और साथ ही साथ में मेम्ब्रेनस लेस कौन से होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेल बायोलॉजी में जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो यहीं से होती है। आपको पूरा का पूरा ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेल मेम्ब्रेनस कितने मेम्ब्रेन युक्त है। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं पहला जो सेल कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया की। आप जब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका और नाम क्या है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का और नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे ही कहते हैं सूत्रकणिका, और इसे ही कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। तो ये तीन नाम क्या हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के? अदर नाम हो गए, दो नाम ये क्या हो गए? देखो, सूत्रकणिका आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्ड्रियोसोम, ये आपको एक नया नाम ध्यान में रखना है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरे साथ साथ रिपीट कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? सूत्रकणिका, और सूत्रकणिका को ही क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। देखो बच्चों, कॉन्ड्रियोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनिल्स में जो कोशिका है उसमें पाए जाने वाला एक ऐसा अंग, ऐसा कोशिकांग है जो हमारे शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति करता है। और ऊर्जा की आपूर्ति करने के कारण से इसे क्या कहते हैं? हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर का कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि इससे कोशिकाओं को क्या मिलती है? उसको एनर्जी प्राप्त होती है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी अल्टमान, या फिर ऑप्शन में आपको दे सकता है फ्लेमिंग ने।
और क्या नाम दिया इसे बच्चों, इसे नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया। खोज किसने की, अल्टमान ने या फिर फ्लेमिंग ने, और इसे क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। सर्वप्रथम इसे देखा किसने था, देखो बच्चों खोज किसने की, अल्टमान या फ्लेमिंग ने, लेकिन सर्वप्रथम इसे देखा किसने था, ठीक है, इसे देखा था कोलिकर ने। किसमें देखा था, कीटों की रेखीय पेशी में देखा था, और इसे क्या नाम दिया था, सार्कोसोम। खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, खोज तो की थी अल्टमान या फ्लेमिंग ने, लेकिन इसे देखा किसने सर्वप्रथम, कोलिकर ने। कीट की रेखीय पेशियों में इसे खोजा गया था, ठीक है, और इसे क्या नाम दिया गया था, सार्कोसोम। इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों। फिर उसके बाद में इसे फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया, फाइला नाम दिया, और जबकि इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम देने का श्रेय किसे जाता है बच्चों, माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम देने का श्रेय जाता है सी बेंडा को। तो यहाँ पर देखो इतने सारे वैज्ञानिकों, देखो बच्चों मेनली क्या होता है कि जो सेल बायोलॉजी होती है उसमें आपको वैज्ञानिक नाम से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, आपको सही नाम इसमें से चुनना है। तो आप खोज किसने की, अल्टमान या फ्लेमिंग ने, और इसे क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। सर्वप्रथम देखा किसने, कोलिकर ने। कीटों की रेखीय पेशी में देखा था, और इसे क्या नाम दिया था, सार्कोसोम नाम दिया था। साथ ही साथ इसे फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था, फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया था, और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसे किसने दिया था, सी बेंडा ने। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो जो मीविस है, मीविस पादप में सर्वप्रथम खोज की। देखो जो अल्टमान ने खोजा था इसे, अल्टमान ने किस में खोजा था इसे, मीविस पादप में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। तो देखो यहाँ तक अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि सर्वप्रथम माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, और इसे क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। किसमें की थी, मीविस पादप कोशिका में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम क्या नाम दिया था, सर्वप्रथम किसने देखा था इसे, कोलिकर ने देखा था। किसमें देखा था, कीटों की रेखीय पेशियों में इसे देखा था, ठीक है, और इसे क्या नाम दिया, सार्कोसोम। फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया बच्चों, फाइला नाम दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, सी बेंडा ने। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए कि कैसा है, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है बच्चों, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस दोहरी झिल्ली की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो आंतरिक झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे, इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में जो पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। कहाँ पे स्थित होता है, ये यहाँ पर स्थित होता है, क्या, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। फिर देखो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर F1 पार्टिकल स्थित रहते हैं। F1 सॉरी, पहले देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे कि जो ये अंगुली नुमा प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है, इन अंगुली नुमा प्रवर्धों को क्या कहते हैं बच्चों, इस अंगुली नुमा प्रवर्धों को कहते हैं हम क्रिस्टी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, क्रिस्टी नाम देते हैं। साथ ही साथ जो इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा केंद्रक पाया जाता है, वर्ताकार नग्न डीएनए पाया जाता है। और वर्ताकार नग्न डीएनए पाया जाता है तो ये किसके सिमिलर हुआ, प्रोकैरियोटिक केंद्र के सिमिलर हुआ। साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, देखो जो 70S राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वर्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम इसे किसकी तरह मानता है, इसे मानता है किसकी तरह, इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह मानता है। और वास्तव में यही माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की शरीर में उत्पत्ति हुई थी वो जीवाणुओं से हुई थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर एक तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ में क्या होता है, एक वर्ताकार नग्न डीएनए स्थित होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ में क्या है कि बच्चों जो इसकी जो क्रिस्टी है इस पर कुछ उभार निकले होते हैं। यहाँ पे देखो इस वाली क्रिस्टी को देखो,
यहाँ पर कुछ उभार निकले होते हैं और ये उभार क्या होते हैं बच्चों, इन उभारों को हम कहते हैं F1 पार्टिकल। इसको क्या नाम देते हैं, F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम। और इस पर क्या होते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है तो ये क्या करती है, एटीपी सिंथेसिस का कार्य करती है, जिससे क्या होता है, शरीर जो कोशिका होती है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी एटीपी सिंथेसिस एंजाइम के कारण ही ये एटीपी का फॉर्मेशन कर पाती है और इसी से ही कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है और इसीलिए ही इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट में हमने बात की। और जो अंदर की तरफ जो मैट्रिक्स जो पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं। ये जेल समान पदार्थ होता है जो प्रोटीन युक्त समांगी पदार्थ होता है। तो देखो इस डायग्राम को एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। फिर जो इनर मेम्ब्रेन है, वैसे ये चपटी संरचना होती है बच्चों, आपको चपटी बता देता हूँ, नहीं फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो गया बच्चों, उभार हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। इनके मध्य में ये उभार क्या कहलाएंगे, क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक सर्कुलर नेक्ड डीएनए, ठीक है। सर्कुलर नेक्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है। और साथ साथ में जो यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार आप पूरी की पूरी ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाहर इस डायग्राम के बेसिस पर आपको कुछ नहीं जाने वाला। और अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बार वापस से रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली, जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वो फास्फोलिपिड व प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ जो इनके इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं। तो देखो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर को हटा देते हैं, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए आप माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर को हटा देते हैं तो उसके बाद में बचा हुआ पूरा भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद में पूरा बचा हुआ भाग क्या कहलाता है बच्चों, माइटोप्लास्ट। आपको ध्यान में रखना है क्या कहलाता है, माइटोप्लास्ट। साथ ही साथ में एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल है, माइटोस्ट्रियास शैवाल नामक शैवाल में कितने, एक सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के थ्रू आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, आपको ये तो पता रहेगा कि एक जो सेल होती है उसमें 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, लेकिन आपको ऐसा ही पूछ लेगा ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया स्थित रहती है। आपको ऑप्शन डाल देगा तो आपको पता होना चाहिए। देखो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो माइटोस्टीरियास, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोस्टीरियास, इतने से ही डिफरेंस से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा अगर आएगा तो। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्वतः ही जनन करने लग जाता है, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। यह क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर ही रहकर होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। मान लीजिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल देंगे और बाहर ऐसे बोलेंगे कि अब तू स्वतः जनन कर, तो वो स्वतः जनन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसे कोशिका द्रव्य से बाहर निकाल लिया है। और केंद्रक में क्या, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, ऐसी क्षमता पाई जाती है कि जब ये कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही स्थित होता है, तभी क्या होता है, इनमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम बच्चों क्या नाम देते हैं, स्वतः इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कैसा ऑर्गेनेल्स कहा जाता है,
अर्ध स्वायत्त शासी या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स नाम दिया जाता है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, एकदम इजी वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट दो चीज़ है, एक तो अगर आउटर मेम्ब्रेन हटा ली जाए तो क्या नाम दिया जाएगा, उसे माइटोप्लास्ट नाम दिया जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई बच्चों आपको? इतनी चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो कोश इस माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी रेस्पायरेशन के रूप में निकलने वाली ऊर्जा एटीपी होती है। और एटीपी जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी किस में टूट जाती है, एडीपी प्लस उसमें ऊर्जा में टूट जाती है। तो देखो कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर F1 पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। किस पर प्रेजेंट रहते हैं, क्रिस्टी पर प्रेजेंट रहते हैं। उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसमें पाया जाता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, उसमें एंजाइम पाया जाता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या कार्य करता है, एटीपी निर्माण का कार्य करता है। और एटीपी से क्या होती है, हमें क्या मिलती है, ऊर्जा जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा मिलती है, कोशिका को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जाता है, उसी प्रकार से कोशिका ऊर्जा को किसके रूप में स्टोरेज करके रखती है, एटीपी के रूप में स्टोरेज करके रखती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। साथ ही साथ क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसमें ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। अब बच्चों बात आई कि ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, मेनली तो आपको जब समझ में आएगा जब आप प्लांट्स में रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। तो देखो जो इसमें ऑक्सीसोम्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो NADPH2 और FADH2 बनता है वो क्या होता है, एटीपी में विभाजित हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यह क्रिया किस में होती है, प्लांट्स में होती है मुख्य रूप से। तो आपको जब हम प्लांट रेस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में कि NADPH से किस प्रकार से ऊर्जा एटीपी के रूप में चेंज हो जाती है। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। साथ साथ में अब बात करते हैं श्वसन का केंद्र होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो श्वसन होता है मुख्य रूप से यही होता है, जो प्लांट्स में श्वसन की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से यही होती है। कोशिका का संचय बैटरी, कोशिका की संचय बैटरी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा होती है वो स्टोरेज होती है एटीपी के रूप में। साथ ही साथ में एक आपको ध्यान में रखना है, कोशिका में कोशिका, देखो मैन पूरी कोशिका है और उसमें कौन सी कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, कोशिका में कोशिका। सबसे व्यस्तम एवं सक्रिय कोशिकांग होता है। देखो एटीपी की आवश्यकता हमारे शरीर में पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकता होती है एटीपी की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो सर्वाधिक व्यस्तम एवं सक्रिय कोशिकांग होगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि हमारे शरीर का सर्वाधिक व्यस्तम एवं सक्रिय कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या दोगे नाम, उसका नाम दोगे माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको ऐसे पूछ ले कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, अंग तंत्र कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, तब आप क्या अंग का नाम पूछ ले तो क्या नाम दोगे, हार्ट। वो पूरी जिंदगी भर कार्य करता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई हो, आई होप। फिर उसके बाद में देखो, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जीवाणु से मानी जाती है, क्योंकि इसमें सर्कुलर नेक्ड डीएनए और साथ साथ में क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ में जो क्रिस्टी जीवाणुओं के मिजोसोम के समान होती है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाई जाती है, जीवाणु के अंदर क्या होते हैं, मिजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और मिजोसोम्स का कार्य क्या होता है, रेस्पायरेशन का कार्य होता है। उसी प्रकार जैसे क्रिस्टी का कार्य क्या होता है, रेस्पायरेशन का, क्योंकि इस पर F1 पार्टिकल स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार की जो सिमिलरिटी है वो जीवाणु से मिलती जुलती है। इसी कारण से माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जीवाणु से हुई है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आपको बस इतना चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो एक एटीपी होता है उससे कितनी ऊर्जा निकलती है, 7.3 किलो कैलोरी। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि 10 एटीपी से कितनी ऊर्जा निकलेगी, 20 एटीपी से कितनी निकलेगी। तो एक से अगर 7.3 निकलती है तो 10 से बता देंगे कि 73 किलो कैलोरी। ठीक है, 20 से बता देंगे तो 2 से गुना और कर देंगे इसको।
तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया तक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। बता दीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप फिर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? किसने की? अल्टमान या फिर फ्लेमिंग। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया बच्चों? बायोप्लास्ट। किसमें की? किसमें की? मीविस पादप कोशिका में। ठीक है, उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसने दिया? सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सर्वप्रथम किसने देखा था इसे? कोलिकर। किसमें देखा था? कीटों की रेखीय पेशी में। और क्या नाम दिया इसे? सार्कोसोम। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। ठीक है, फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया? फाइला नाम दिया। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। आउटर मेम्ब्रेन देखी थी, इसकी आउटर मेम्ब्रेन देखी थी, इनर मेम्ब्रेन देखी थी। इनर मेम्ब्रेन पर कुछ उभार पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्जीसोम प्रेजेंट होते हैं, जो फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। फिर F1 जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर एटीपी सिंथेसिस नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आउटर मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम देंगे? माइटोप्लास्ट नाम देंगे। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 1200 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी सवाल है जिसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसे क्या नाम दिया? माइटोस्टीरियास नामक सवाल। फिर उसके बाद में इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इसमें स्वतः जनन की क्रिया पाई जाती है। लेकिन किस में पाई जाती है? सिर्फ ये जब कोशिका ध्रुव में स्थित होती है तभी ये मतलब स्वतः जनन कर सकती है। अगर इसे स्वतंत्र रूप से रख दिया जाए तो ये स्वतः जनन नहीं कर सकती। उसके बाद में हमने इसे कोशिका का शक्ति ग्रह नाम दिया था। कोशिका का जो शक्ति ग्रह उसे वो नाम दिया था। ऑक्सी फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया था। कोशिका के अंदर कोशिका की ऊर्जा संचयी बैक्टीरिया, साथ साथ में से कोशिका का सर्वाधिक व्यस्तम सक्रिय कोशिकांग नाम दिया। फिर उसकी उत्पत्ति के बारे में बात की तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? जीवाणु से मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि जीवाणु की तरह यहाँ एक सेमी सर्कुलर नेक डीएनए प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ में इसमें क्या होता है? 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं और जो इसके क्रिस्टी होते हैं वो जीवाणु के मेसोसोम्स के समान कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से इसी सिमिलरिटी के बेसिस पर इसे माइटोकॉन्ड्रिया को जीवाणु से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम अगले ऑर्गेनेल्स पे बात करते हैं। हमारा जो अगला ऑर्गेनेल्स होगा वो होगा बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखो। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बाहर की तरफ, तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये पूरा का पूरा कोशिका है, ठीक है। ये अंदर क्या है? केंद्रक है। मैं बना देता हूँ न्यूक्लियस। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें ये देखो, ये न्यूक्लियर पोर हो गई, न्यूक्लियस एनवोलेप हो गया। मतलब ये यहाँ से जुड़ी रहती है और किस प्रकार से? यहाँ से लेकर ये जुड़ी रहती है इस प्रकार से, बाह्य झिल्ली से ये जुड़ी रहती है, इंटरकनेक्ट रहती है। जिसमें देखो ये न्यूक्लियर पोल है, ये तो न्यूक्लियस वाला आ गया।
न्यूक्लियस एनवोलेप आ गया। फिर उसके बाद में देखो सिस्टर्नी स्पेस आ गया, जो इसमें जो संरचनाएं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ये सिस्टर्नी। ठीक है, उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, इस पर राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है। तो देखो एक तरफ तो क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक तरफ क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर हो गई, जिसे हम आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो सेल सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से लेकर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वहाँ तक ये स्थित रहता है, पूरे सेल में स्थित रहता है। इसलिए ये क्या करता है, जो कोशिका को है ना, कोशिका ध्रुव को वो किससे जोड़ने का कार्य करता है, केंद्रक से जोड़ने का कार्य करता है। जो केंद्रक में जो सूचनाएं होती है वो पूरी की पूरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं अब। अंतःप्रदवी जालिका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। खोज किसने की थी, फ्लेमिंग, या फिर उसकी फ्लेमिंग, या फिर दूसरा नाम बताया था ना आपको, क्या बताया था, अल्टमान। फ्लेमिंग या अल्टमान ने इसकी खोज की थी, किसमें की थी, मिविस पादप पादप की कोशिका में इसको खोजा था। तो देखो जो अंतःप्रदवी जालिकाएं होती है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी पोर्टर ने। पोर्टर ने अंतःप्रदवी जालिका की खोज की थी। ठीक है, कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जुड़ा रहता है, आपस में जोड़े रखता है। कोशिका जो मटेरियल होता है उनका आदान प्रदान करता है, और इसी से क्या होता है कि पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार होता है, और इसी के कारण से इसे कोशिका क्या कहते हैं, अंतः कंकाल कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। साथ ही साथ में अंतःप्रदवी जालिका आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांग है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, झिल्लियों का तंत्र। कोशिका के अंदर कोशिका किस में होगी बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोशिका के अंदर कोशिका किस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की संचय बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली का तंत्र, झिल्ली का तंत्र किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोज किसने की, नाम किसने दिया, पोर्टर, पोर्टर, पोर्टर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि खोज किसने की और नाम किसने दिया, पोर्टर ने। देखो यह 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जो सिस्टर्नी होती है वो तो क्या होती है बच्चों, ऐसे लंबी होती है। ठीक है, और ऐसे ही लंबाई में प्रेजेंट रहती है, इसमें कोई भी शाखा नहीं होती है। लंबी होगी तो इसका मतलब वो पतली भी होगी। तो देखो लंबी होती है, पतली होती है, शाखाहीन नलिकाकार संरचना होती है। और जो सिस्टर्नी होती है उस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। अपन ने स्ट्रक्चर में अभी देखा था उसमें सिस्टर्नी दिखा रखा था, और इस सिस्टर्नी पर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ में एक और संरचना होती है जिसे कहते हैं वेसिकल्स। ये कैसी होती है, गोलाकार या फिर अंडाकार संरचना होती है। और किस प्रकार की संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, और इस पर भी क्या होते हैं बच्चों, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर एक संरचना होती है ट्यूब्यूल्स। तो देखो ट्यूब्यूल्स छोटी संरचना होगी, इस प्रकार की शाखित संरचना होगी। ठीक है, ट्यूब्यूल्स छोटी संरचना होगी, शाखित संरचना होगी, और चिकनी संरचना होगी। चिकनी होने का मतलब इस पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है अंतःप्रदवी जालिका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी खोज और नाम किसने दिया था। यहाँ तक एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। इसकी खोज और नाम किसने दिया था, पोर्टर ने दिया था। कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं, क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका झिल्ली को केंद्रक झिल्ली से जोड़े रखती है। साथ ही साथ इसे झिल्ली का तंत्र भी कहते हैं। 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर हमने देखी। सिस्टर्नी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ऐसी लंबी, पतली और शाखा रहित। इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद में हमने बात की वेसिकल के बारे में। किसके बारे में बात की, वेसिकल। तो वेसिकल किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल गोल, अंडाकार, जिस पर भी थैलीनुमा स्ट्रक्चर, जिस पर भी क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। फिर तीसरी स्ट्रक्चर की बात की, ट्यूब्यूल्स की। तो ट्यूब्यूल्स कैसी होती है, ट्यूब्यूल्स होती है बच्चों छोटी, चिकनी भित्तियुक्त और शाखित। ठीक है, और इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखो
जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, अगर रफ है तो रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। रफ होगी तो राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अगर स्मूथ होगी तो राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और अभी हमने संरचना में बात की थी कि कौन सी ऐसी संरचना है जो स्मूथ थी, साकित थी और छोटी थी। तो हमने बात की थी कि जो ट्यूब्यूल्स होती है उसमें क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है वो कैसी होती है, एकदम चिकनी होती है। चिकनी होती है तो उस पर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। जब राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, देखो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देते हैं उसको, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट हो गए। और ये राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ये एक प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपको नाम ध्यान में रखना है, राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा ये राइबोसोम क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े रहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों आपको, इतनी चीज़ समझ में आ गई। साथ ही साथ में जब राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि राइबोसोम मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना देखी थी जिसमें सिस्टर्नी और वेसिकल की बात की थी, तो ये दोनों संरचनाएं क्या होती है, वह सिस्टर्नी तो कैसी संरचना होती थी, लंबी पतली और शाखा रहित, जिस पर राइबोसोम उपस्थित रहते थे। और वेसिकल गोल अंडाकार और साथ साथ में थैलीनुमा संरचना, जिस पर क्या होते थे, राइबोसोम उपस्थित होते थे। तो ये दोनों संरचनाएं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग बनाती हैं। जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लिपिड और हार्मोन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। जो हमारे शरीर में लिपिड का संश्लेषण होगा, जो हार्मोन का संश्लेषण होता है, वहाँ पर कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है, SER, ठीक है। ठीक है, ये प्रेजेंट रहती है। साथ साथ में जो लीवर सेल में विषाक्त पदार्थों का डीऑक्सीफिकेशन डीऑक्सीफिकेशन का कार्य कौन करती है, लीवर सेल्स में कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। किस हार्मोन, किस एंजाइम की मदद से, साइटोक्रोम P450 एंजाइम की मदद से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लिपिड व हार्मोन का संश्लेषण करना। ये किससे मिली बनी होती है, ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। साथ ही साथ लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य कार्य कौन करती है, ये लीवर सेल्स में कौन करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। साथ ही साथ में किस एंजाइम के द्वारा करती है, साइटोक्रोम P450 के द्वारा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों, देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका फॉर्मेशन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है गोल्जी काय का फॉर्मेशन। और गोल्जी काय से किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वही गोल्जी काय का निर्माण करती है, और जो गोल्जी काय होती है वो लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो चलिए देखिए आप, इतनी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। इतनी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज और नाम किसने दिया था, किसने दिया था, पोर्टर ने, ठीक है। उसके बाद में झिल्लियों का तंत्र किसे कहा जाता है, ER को। साथ साथ में जो कोशिका का अंतः कंकाल किसे कहा जाता है, ER को। साथ ही साथ में जो गोल्जिकाएँ होती है उसका निर्माण कौन करती है, ER से होता है। साथ ही साथ जो लाइसोसोम होता है उसका निर्माण किससे होता है, गोल्जिकाय से होता है।
संरचना किन किन भागों से मिलकर बनी होती है? सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। जो सिस्टर्नी और वेसिकल्स होती है उससे किसका निर्माण होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जो ट्यूब्यूल्स होती है उससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। ठीक है। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। कौन से एंजाइम के द्वारा करती है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम के द्वारा ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य लीवर सेल में करती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं गोल्जी काय की। तो देखो, गोल्जी काय होती है, गोल्जी ऑपरेटस, उसकी एक स्ट्रक्चर देखो। इसमें ये वाला भाग होता है, ये सिस फेज होता है, ये सिस्टर्निया प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है। साथ साथ में ये क्या भाग होता है, बीच में जो खांच होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं। और ये वाला भाग होता है, ये ट्रांस भाग होता है, ये सेकेंडरी वेसिकल्स होती है, ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स होती है। जो ट्रांस वाले भाग होते हैं वहाँ से न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये तो आपके हाई लेवल की क्लास के डायग्राम हो गया, आपको बस डायग्राम में समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं गोल्जी काय के बारे में, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसी का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एपरेटस। साथ साथ में इसे बेकर बॉडी या इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट सेल्स होती है उसमें किसके रूप में पाई जाती है? डिक्टियोसोम के रूप में पाई जाती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपको नाम याद रहना चाहिए। बेकर्स बॉडी किसका नाम है? गोल्जिकाई का। डिक्टियोसोम गोल्जिकाई का, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था जब प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंशिएट्स देख रहे थे हम, तो वहाँ पर गोल्जिकाई जो प्लांट्स में उपस्थित होता है उसे क्या नाम दिया था? डिक्टियोसोम नाम दिया था। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो देखो, इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने। कहाँ की थी? उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिका होती है उनमें इसको खोजा था। इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम है लाइपोकॉन्ड्रियोन। लाइपोकॉन्ड्रियोन इसका अन्य नाम क्या है बच्चों? लाइपोकॉन्ड्रियोन। साथ साथ में कोशिका का यातायात प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करता है? ये जो कोई भी पदार्थ होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है। इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। सभी कोशिका की माँ, देखो जो माँ होती है वो सबकी केयर करती है। जैसे कोशिका तक कोई भी पदार्थ पहुँचाना हो तो वो कौन पहुँचाएगा? गोल्जी काय। ठीक है। जो माँ होती है वो भी क्या करती है? अपने बच्चों के पास सारा का सारा जो भी उसे आवश्यक पदार्थ होता है उसको पहुँचाने का कार्य करती है। जैसे बचपन में दूध, ठीक है, उसके बाद में उसको जो भी आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे उस तक पहुँचाने का कार्य कौन करती है? माँ ही करती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका की माँ भी कहा जाता है। तो देखो, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका में बने पदार्थ का संचय, रूपांतरण और पैकेजिंग का कार्य होता है। साथ ही साथ इसका मुख्य कार्य होता है श्रवण का, लेकिन जिसकी संख्या स्रावी कोशिकाओं में अधिक होती है, अग्नाशय स्तन कोशिकाएं। और इसका मुख्य श्रवण क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन का श्रवण करने का कार्य करता है। साथ ही साथ में क्या कार्य करता है? ये जो पदार्थ होते हैं कोशिका में बने पदार्थों का संचय, रूपांतरण और साथ साथ में पैकेजिंग का कार्य करता है। साथ ही साथ में बच्चों, जो शुक्राणु के शीर्ष भाग होते हैं वो किससे बने होते हैं? शुक्राणु के जो शीर्ष भाग होते हैं, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? एक्रोसोम नाम दिया जाता है। वो किसके बने होते हैं? वो गोल्जी काय के ही बने होते हैं। प्लांट्स में सेल डिवीज़न के समय जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो भी किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा। तो हमने बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है, लेकिन जो जंतु सेल्स होते हैं उनमें सेल डिवीज़न किसके द्वारा होता है? सेल खांच विधि के द्वारा। ठीक है। उसके अलावा हमने ये बात कर ली थी कि लाइसोसोम का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक लाइपोप्रोटीन का भी स्राव इसी के द्वारा होता है। तो इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि थैली, इसकी जो संरचना होती है उसमें 3 से 12 तक सिस्टर्निया प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है? चपटी थैलेनुमा संरचना, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए गोल्जी काय के बारे में। ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ में हमारे चैनल बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आई होप दोस्तों
आप अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, जहां पर हम बचे हुए कुछ और कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।